आज की कहानी हीरे मोतियों की वर्षा। एक समय की बात है। एक गांव में एक पंडित रहता था। पंडित के पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह बस गांव के बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा करता था। इस प्रकार गरीबी में वह अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन उसे एक मंत्र आता था। वह मंत्र बहुत ही ज्यादा चमत्कारी था। उसको पढ़ने से आसमान से हीरे मोतियों की वर्षा होने लगती थी। लेकिन वह मंत्र तभी पढ़ा जा सकता था जब चांद और सितारों का एक योग बनता था। लेकिन वह योग साल में सिर्फ एक बार ही बनता था, वो भी कुछ मिनट के लिए। यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस समय वो योग बनेगा। इसलिए बेचारा पंडित इतना चमत्कारी मंत्र जानने के बाद भी गरीबी में जीवन जी रहा था। उस योग को पकड़ने के लिए कौन वर्ष भर आकाश की ओर देखता रहता। गरीबी से तंग आकर पंडित ने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसके साथ उसका एक चेला भी चल दिया जो अनाथ था और पंडित जी के साथ ही रहता। गांव से काफी दूर आने के बाद पंडित और उसके चेले ने घने जंगल से गुजरने का फैसला किया। वो जंगलों में डाकुओं का पहरा था जो मौका मिलते ही यात्रियों को लूट लेते थे। एक डाकू दल की नजर जंगलों में जाते पंडित और चेले पर पड़ गई। बस फिर क्या था, डाकू की पूरी टोली उन पर टूट पड़ी। उनकी पोटलियां भी खोल डाली, लेकिन उन्हें सत्तू के अलावा वहां कुछ नहीं मिला। डाकुओं ने उन दोनों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें एक फूटी कौड़ी न मिली। पंडित बोला, डाकू सरदार जी, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें जाने दीजिए। सरदार गुस्से में था। उसने पंडित को एक पेड़ से बंधवा दिया और बोला, मेरा नाम फूंगा सिंह है, मैं पत्थर से भी तेल निकाल लेता हूं, तो तुझे कैसे छोड़ दूं? तुझसे तो मैं पैसा वसूल करके रहूंगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो अपने चेले को वापस गांव में भेज और 500 रुपए मंगवा ले। ये बात सुनकर पंडित डर गया। उसके चेले ने कहा, गुरुजी आप चिंता ना कीजिए, मैं गांव जाकर कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा और 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। लेकिन आप मंत्र वाली बात किसी से भी मत कहिए, वरना डाकू आपको हमेशा के लिए बंदी बना लेगा। यह बात कहकर चेला वहां से चला गया। रात हो चुकी थी। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी, जिससे पंडित की भी हालत खराब होने लगी थी। वह पेड़ से बंधा कांपने लगा था और भगवान से मदद मांगने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, वो चौंक गया। उसने देखा कि आकाश में चांद और सितारों का एक योग बना हुआ है, जिसे महायोग बोलते हैं, जिसमें वो मंत्र पढ़ा जा सकता था। अपनी जान बचाने के लिए पंडित अपनी चेले की चेतावनी को भूल गया और उसने डाकू के सरदार को सारी बातें बता डाली। पंडित बोला, सरदार जी, अगर मैं आसमान से हीरे जवाहरात की वर्षा करा दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे एक मंत्र पता है जिसको पढ़ने से आसमान से हीरे मोतियों की बारिश होने लगती है। ये बात सुनकर पहले तो डाकू को लगा कि शायद पंडित का दिमाग खराब हो गया है। फिर उसने सोचा कि इसकी बात आजमाने में दिक्कत ही क्या है। पंडित को उसने खोल दिया। नहा धोकर पंडित अपने मंत्र को पढ़ने लगा। मंत्र के खत्म होते ही आकाश से एक प्रकाश की धारा नीचे आई। उसी धारा के साथ
जगमगाते हीरे मोती टपकने लगे। ये देखकर डाकू खुशी से उछल पड़ा। सरदार के आदेश पर सभी डाकू हीरे मोती को चुनने लगे। सारे जवाहरात को चुनकर एक चद्दर में लपेट दी और एक पोटली बांध दी। इतने में ही दूसरे दल का डाकू वहां आ धमका। दूसरे दल के सरदार ने हवा में गोली चलाते हुए बोला, ये सब हीरे जवाहरात मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। डाकू फूंगा सिंह बोला, देखो भाई मोहर सिंह, इस पंडित को ले जाओ, क्योंकि इसी ने ही आसमान से हीरे जवाहरात की बारिश करवाई है। इसे वह मंत्र पता है जिससे ये खजाना आसमान से गिरा है। डाकू मोहर सिंह ने पंडित को दबोच लिया और उससे दोबारा से मंत्र पढ़ के हीरे मोती की वर्षा कराने को बोला। पंडित हकलाते हुए बोला, अब वर्षा नहीं हो सकती डाकू जी, मुहूर्त निकल चुका है। गुस्से में मोहर सिंह ने अपनी तलवार निकाली और पंडित की छाती में घुसेड़ दी। उसके साथ ही दोनों डाकुओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कई घंटों के मारकाट के बाद सभी डाकू मर गए। केवल 2 सरदार ही बचे थे जो अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन वे भी कुछ समय बाद थक चुके थे। हाफते हुए एक दूसरे से बोले, देखो भाई मोहर सिंह, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं, सब मर चुके हैं, बस हम ही 2 बचे हैं। एक काम करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। मोहर सिंह को यह बात जच गई और वह मान गए। दोनों डाकुओं ने सारे हीरे जवाहरात की पोटली को उठाया और चलने लगे। कुछ दूर चलते ही उन्हें भूख का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि पहले कुछ खाया जाए, इसके बाद ही खजाने को बांटेंगे। उन्होंने सोचा एक आदमी खजाने की रखवाली करेगा और दूसरा आदमी गांव जाकर खाना लेकर आएगा। खाना लेने कौन जाएगा, इसका फैसला उन्होंने सिक्का उछालकर किया। मोहर सिंह मोर्चा बांधकर बैठ गया। फूंगा सिंह के जाते ही मोहर सिंह ने सोचा कि क्यों ना फूंगा सिंह को रास्ते से हटाकर सारा माल खुद हड़प लिया जाए, और उसने उसे मारने की योजना बनाई। वह एक काले से बड़े पत्थर के पीछे छिप गया और उसका इंतजार करने लगा। उधर बस्ती की ओर जाता फूंगा सिंह भी सोचने लगा कि क्यों ना मैं मोहर सिंह को ही रास्ते से हटाकर यमलोक भेज दूं और सारा माल खुद हड़प लूं। आखिर मोहर सिंह का इसमें हक ही क्या है। फूंगा सिंह ने बस्ती में पहुंचकर खूब हलवा पूरी खाई और मोहर सिंह के लिए भी हलवा पूरी लेकर उसमें जहर मिला दिया और पोटली बांधकर वापस लौटने लगा। जैसे ही फूंगा सिंह उस काले बड़े पत्थर के सामने आया, मोहर सिंह ने उस पर हमला कर दिया और भाला मार दिया। फूंगा सिंह वहीं मर गया। फूंगा सिंह को ठिकाने लगाने के बाद मोहर सिंह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। कुछ देर बाद ही जहर से वो भी तड़प तड़प के मर गया। जब पंडित का चेला वापस लौटा तो वहां पर पंडित और डाकुओं की लाशें बिछी मिली। वह माथा पीट कर रोने लगा। गुरु जी को इस हालत में देखकर वह टूट गया। इस कहानी की सीख तो आप समझ ही गए, लालच से सर्वनाश ही होता है।